एक माउंटेन रेंज है जो पाकिस्तान और अरब सागर के बीच, पाकिस्तान और अरब सागर के बीच है। इस माउंटेन रेंज को क्या कहते हैं? यही है मकरान तटीय श्रेणी। इसी को कहते क्या? मकरान की तटीय श्रेणी। क्लियर है? दो माउंटेन रेंज देख लिया, कहां? रीजन ऑफ पाकिस्तान में। पाकिस्तान में दो माउंटेन रेंज, एक तटीय श्रेणी देख रहे हैं जिसको मकरान कहते हैं। क्या कहते हैं? मकरान कहते हैं। और एक बाउंड्री वॉल की तरह काम कर रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। वो क्या है? हिंदू कुश है हिंदू कुश है। और यहां पर देखिए सबसे ऊपर में यदि देखें, जहां स्टेट के रूप में कहा था खैबर पख्तूनवा, क्या कहा था? अब चलिए तीनों का नाम दीजिए। ये क्या है? पहाड़ के रूप में पूछ रहा हूं। एक क्या है और एक क्या है? तीन माउंटेन रेंज बताया पाकिस्तान ना। तो ये सबसे ऊपर में क्या है? नमक का पहाड़ी। क्या है? नमक का पहाड़ी। और ये दूसरा क्या है? किरथर। और ये क्या है? सुलेमान। तो सुलेमान, किरथर और नमक की पहाड़ी। बिल्कुल क्लियर है? 5 माउंटेन रेंज देख रहे हैं। कहां देख रहे हैं? पाकिस्तान में। एक उसका क्या है? अरब सागर वाले बाउंड्री पर जो है वो क्या है? बोलिए। अरब सागर के बाउंड्री पर जो है वो क्या है? मकरान की तटीय श्रेणी। मकरान की तटीय श्रेणी। दूसरा माउंटेन रेंज है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्या है? डिवाइडर का काम कर रहा है। और वो हमारा क्या है? हिंदू कुश। क्या है? हिंदू कुश। फिर आपने देख लिया कि यहां इधर क्या हो गया सर? हिमालय। क्या हो गया? ये हिमालय हो गया ना। क्या हो गया? हिमालय। ये माउंटेन रेंज हमारा हो गया हिमालय। यहां पर तो क्लॉट बन गया। क्लॉट बना ना। इस क्लॉट को क्या कहेंगे? पामीर का पठार। ये हमारा क्या हो गया? पामीर का पठार, जिसको हम रूफ ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं, दुनिया छत भी कहते हैं। क्लियर है? और यहां फिर वर्मा को अलग करेगा इंडिया से कौन? अराकान। ये था मकरान और ये हो गया अराकान। और इस जोन को, इस पूरे जोन को हम क्या कहेंगे? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्या कहेंगे? इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप। देख, ठीक है। अब देखिए भारत के अंदर आके नदियां पहाड़ देखेंगे स्पेशली ना। भारत की नदियां और पहाड़ों को अलग से देखेंगे। अब यहां यदि हम बर्मा के बाहर आ जाते हैं, बर्मा के बाहर आते, मतलब इंडिया से बाहर आते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या मिलता है? वर्मा। क्या मिलता है? वर्मा। और वर्मा के एडजेसेंट क्या मिलता है? थाईलैंड। क्या मिलता है? थाईलैंड। ठीक है। और थाईलैंड के एडजेसेंट 3 देश मिलेगा। कौन कौन मिलेगा? एक तो ये लंबा सा मिलेगा, कौन? वियतनाम। क्या मिलेगा? वियतनाम। और वियतनाम के नियर अबाउट ये हो जाएगा लाओस, और ये हो जाएगा कंबोडिया। क्या हो जाएगा? कंबोडिया। तो यहां हो गए ना 5। कौन कौन हो गए? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। अब यहां ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका कि लाओस क्या करें? लाओस। और लाओस के साथ क्या करें? कंबोडिया। क्या करें? कंबोडिया। और कंबोडिया के साथ क्या करें? वियतनाम। क्या करें? वियतनाम। इन तीनों को एक साथ क्या कहते हैं? ये तीनों देश को एक साथ, जैसे यहां क्या कहा? पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, सबको एक साथ क्या कहा? भारतीय उपमहाद्वीप। यहां जो 5 देखे तो बर्मा अलग रहेगा, थाईलैंड अलग रहेगा। लेकिन ये जो है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, इसको हम एक साथ क्या कहते हैं? इसको हम एक साथ कहते हैं हिंद चीन। क्या कहते हैं? हिंद चीन या इंडो चाइना। इंडो चाइना। तो यहां 5 का ग्रुप मिला आपको। इंडो चाइना वाले 3 हैं। कौन कौन? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। और साथ में 2 हैं म्यांमार और थाईलैंड। 5 यहां हो गए। उसके नीचे आ जाएंगे तो ये हमारा क्या है? मलेशिया। ये पूरा का पूरा मलेशिया था।
बाद में सुनामी में बीच वाला हिस्सा क्या है, दह गया। तो अब इधर भी क्या है, मलेशिया, और इधर भी क्या है, मलेशिया, और मलेशिया से ही टूटकर यहां पर बन गया कौन, ब्रुनेई, हाँ, और यहां बन गया सिंगापुर। क्या बन गया, तो 3 ग्रुप का यहां भी मिल गया। कौन कौन, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई। और ये नीचे में क्या है, सुपरलेटिव में बोलिए, जीके पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड ना। इतना सारा आइलैंड का ग्रुप किसी एक देश के पास नहीं है। इसमें लगभग कितने हैं, 13,000। कितने हैं, 13,000 आइलैंड जिसमें शामिल है। इसको हम कहते क्या, इंडोनेशिया। क्या कहते हैं, इंडोनेशिया। ये पूरा का पूरा क्या है, इंडोनेशिया। और फिर ऊपर में ये है फिलीपींस। क्या है, फिलीपींस। क्या है, फिलीपींस। क्लियर है। नीचे भी 5 हो गए। कौन कौन, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर और थाईलैंड और फिलीपींस। क्लियर है। मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, इंडोनेशिया, क्या, इंडोनेशिया और फिलीपींस, 5 हुए। इन सबको मिला के क्या कहते हैं, सबको एक साथ क्या कहते हैं, एशियान। क्या कहते हैं, आसियान। क्या कहते हैं, आसियान। आसियान का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में पता चलेगा, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्वी देशों का आर्थिक संगठन। क्लियर है। तो आसियान में कितने देश हैं, 10 हैं। आसियान में कितने हैं, 10 हैं। यहां देख लिया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कितने हैं, 5 हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, 5 थे। इसमें 3 और जोड़ दीजिए। यहां हो गया मालदीव, यहां हो गया मालदीव, यहां हो गया श्रीलंका, यहां हो गया श्रीलंका, और इधर अफगानिस्तान। क्या, अफगानिस्तान। अभी 8 का ग्रुप हो गया। 5 इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थे और 3 इसमें और जोड़ दिए। कौन, अफगानिस्तान, मालदीव और श्रीलंका। तो अब ये कितना हो गया, 8 देश हो गए ना। और इन 8 देश को क्या कहेंगे, सार्क। क्या कहेंगे, सार्क। क्लियर है। तो यहां हो गए क्या, सार्क। यहां हो गया एशियान। क्या हो गया, एशियान। और फिर पश्चिम में आए तो देखिए क्या कहा, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इस एरिया को मिला के क्या बना, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। बताइए क्या बना, गोल्डन ट्रायंगल, जहां से पूरे वर्ल्ड को क्या मिल रहा है, रसद पानी यहीं से मिल रहा है ना। ये क्या है, अफीम का ना बेस है, प्लेटफॉर्म है। तो इसको क्या कहते हैं, गोल्डन ट्रायंगल। क्या कहते हैं, गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है। गोल्डन ट्रायंगल बता दिया था, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी बताया था। हाँ, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और मुंबई से दिल्ली, ये एक चौराहा बनाया है, क्वाड्रिलेटरल बना है। और इसी क्वाड्रिलेटरल को ये भी क्रॉस करके भी देखा था कि जम्मू कश्मीर से क्या है, कन्याकुमारी और पोरबंदर से ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, और ये हमारा हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये जो चौराहा भी पूछ दिया है एग्जाम में कि दोनों कहां क्रॉस करता है, भोपाल में क्रॉस करता है। ठीक है। ये दोनों रोडवेज को क्या नाम दिया गया है, सुपर हाईवेज। क्या नाम दिया गया है, सुपर हाईवेज। क्या 2 ही सेक्शन में है कि इसका और कोई सेक्शन है, इसका एक सेक्शन और है, दिखा देता हूं आज। ये जो हमारा पोर्ट है, कोलकाता, फिर विशाखापत्तनम, फिर आगे पणजी, नवाह सेवा, गोवा ना, मुंबई, कराची, कांडला। ठीक है। तो यहां क्या है, हमारे पोर्ट्स हैं। क्या है, पोर्ट्स हैं। मोर देन 13 इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं, जहां से विदेशों के सामान आते हैं और विदेशों में सामान जाते हैं। तो ये सारे पोर्ट्स को भी जोड़ा है 6 लेन रोड से। क्या किया है, सारे पोर्ट से जोड़ा है। तो ये भी समझ लीजिए कि कोस्टल में इंडिया का जो बाउंड्री एरिया है
उसके एडजेसेंट भी हमने एक रोडवेज डेवलप किया, समझ रहे हैं ना। और सुपर हाईवेज का ही तीसरा सेक्शन है, सुपर हाईवेज का ये। तो सुपर हाईवेज में तीन बातें मिली, एक मिल गया नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, एक मिल गया ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, और एक मिल गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, समझ रहे हैं ना। तो ये दोनों एक रोड है, इसको एक प्रोजेक्ट में रखा गया, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, एक सेक्शन हो गया दूसरा। और तीसरे में क्या है, सारे बंदरगाहों को एक दूसरे से जोड़ा है। इसको आप तटीय सड़क भी कह सकते हैं ना, कि भारत के पूरे जो समुद्र तट है उसके किनारे, कैसे गंगा में पाइथवे है ना, गंगा किनारे पटना से लेके सिटी तक बन रहा है, देखे हैं कभी, कब गए थे जाके देखिए, बड़ा हाँ मतलब देखने लायक बना है, कभी एक बार देखिए। पूरा नहीं बना है कि जहां गया है वहीं से अंदाजा लग जाएगा कि क्या बन रहा है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, इंडिया के पश्चिम में भी देखा, इंडिया के पूर्व में भी देखा, क्लियर है। और यहां हम लोग पहुंच गए कहां तक बताइए। अच्छा अब बताइए मोदी जी कहां हैं, आ गए अमेरिका आ गए कि इटली में है, इटली से अमेरिका आ गए, देखिए अपडेट है। तो इटली वो गए थे, क्यों गए थे, इटली क्यों गए थे, इटली में क्या होने वाला था ऐसा कुछ, हाँ किसका, यही तो बता, G20 का, किसका सम्मेलन हो रहा था, G20 का। अब बताइए कि G20 क्या है, G20 है क्या, G20 है क्या, G20 है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो सीधा मतलब इसका क्या कहेगा कि 20 देशों का ही संगठन है, जैसे एशियान 10 देश का संगठन है, सार्क 8 देशों का संगठन है, समझ रहे ना, वैसे ही 20 देशों का संगठन है। अब इसमें कौन 20 देश है, कौन 20 देश है इसमें, पहला तो पता चल गया कि भारत है, भारत है। इसमें वर्ल्ड के डेवलप्ड, क्या करें, डेवलप्ड और डेवलपिंग और डेवलपिंग, 7 डेवलप कंट्री हैं, सबके सब इसमें हैं। और उसके बाद जो वर्ल्ड के लीडिंग डेवलपिंग इकोनॉमी है, जैसे इंडिया है, ब्राजील है, समझ रहे हैं ना, साउथ अफ्रीका है, अमेरिका तो आ ही गया G7 में, कहा ना कि ग्रेट जो 7 हैं वो सब हैं। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो दुनिया के विकसित देश और विकासशील देशों का फ्रंट है ना। इसमें दुनिया के सारे विकसित देश शामिल हैं और उसके अलावे जो विकासशील में आगे हैं, जैसे चीन है, इंडिया है, ब्राजील है, समझ रहे ना, इंडोनेशिया है, इन सब देशों को भी इसमें शामिल। तो इसमें वर्ल्ड के मेजर डेवलप्ड कंट्री हैं और डेवलपिंग कंट्री हैं, क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ये G20 का जो बैठक हुआ, इसका मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था, अभी तत्काल किस मुद्दा पर बैठक हो रही थी, ये वर्ल्ड में जो जलवायु क्लाइमेट चेंज ना, जलवायु परिवर्तन की जो समस्या आई है, समझ रहे हैं ना, इस समस्या पर मतलब पॉल्यूशन को काउंटर करने के लिए वर्ल्ड की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वर्ल्ड की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उस रणनीति को हम यहां तय कर रहे हैं। ठीक है, देखिए विश्व के स्तर पर कोई प्रोग्राम कैसे बनता है, पूरे वर्ल्ड का प्रोग्राम एक बार नहीं बन जाएगा, टुकड़े टुकड़ों में बनेगा। पहले सार्क वाले एक आइडिया निकालेंगे, समझ रहे ना, फिर एशियान वाले एक आइडिया निकालेंगे, फिर ओपेक वाले एक आइडिया, मतलब क्षेत्रीय स्तर पर पहले सहमति बनेगा, फिर वर्ल्ड वाइड सहमति यूएन में बनेगा, क्लियर है। तो क्षेत्रीय स्तर पर सहमति बनाने की कोशिश में ही एक कड़ी था कि आखिर इस पॉल्यूशन के लेवल को, क्लाइमेट चेंज को, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे काउंटर किया जाए, क्लियर है। तो वहां पर मोदी का जो भाषण रहा उसका सबसे प्रमुख हिस्सा यही था कि उन्होंने एक प्रोग्राम दिया कि पूरे विश्व के लिए वन अर्थ वन हेल्थ सिस्टम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वन अर्थ वन हेल्थ सिस्टम आना चाहिए। WHO को हमें विश्वास में लेना चाहिए और पूरे विश्व के लिए एक स्वास्थ्य कार्यक्रम हमें प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि कोरोना जैसी यदि दोबारा कोई स्थिति आती है तो उससे हम ज्यादा सहजता के साथ निपट सके, क्लियर है। लेकिन अब देखिए आपने जान लिया किसको,
20। G20 के बारे में हमने क्या कहा कि ये वर्ल्ड के विकसित और विकासशील ना देशों का क्या है, समूह है। अब इसमें कितने देश हैं? 20 देश हैं। अब यहीं गच्चा खा 19 देश हैं। 19 देश हैं तो फिर नाम 20 का है रखा। इसमें 19 कंट्रीज हैं तो फिर नाम 20 कैसे रख दिया? एक है यूरोपियन यूनियन। क्या है? यूरोपियन यूनियन। जानते हैं यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोप में बहुत सारे देश हैं। यूरोप में क्या है? बहुत सारे देश हैं। ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, बोस्निया है, हर्जेगोविना है, मोंटेनिग्रो है। समझ रहे ना? तो ये सारे देश यूरोप में हैं। सबकी अपनी अपनी सरकार है, सब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाले कंट्रीज हैं, लेकिन ये सारे कंट्री मिला के भी एक सरकार बनाते हैं, पूरे यूरोप की सरकार। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोप के सारे देशों ने भी अपना एक पार्लियामेंट बनाया है, अपना एक करेंसी बनाया है जिसको यूरो कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरो कहते हैं। तो पूरे यूरोप के लेवल पर भी एक गवर्नमेंट बनती है, उसी को कहते हैं यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का मतलब क्या है कि यूरोप के सारे देश मिलाकर के भी एक गवर्नमेंट बनाते हैं। इंग्लैंड की सरकार अलग है, फ्रांस की सरकार अलग है, जर्मनी की सरकार अलग है, सबके सीमा भी बिल्कुल स्पष्ट विभाजित है, सब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाले कंट्री हैं, लेकिन ये सब मिलकर के पूरे यूरोप की भी एक सरकार बनाते हैं। उसी यूरोपियन गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? यूरोपियन यूनियन। इसका अपना क्या है? करेंसी भी है, जिसको हम कहते हैं यूरो ना। अब करेंसी वाले मामले में सारे देश शामिल नहीं है, ब्रिटेन उससे बाहर हो गया है। ब्रिटेन उससे, वो यूरोपियन यूनियन में है, लेकिन उसने कहा कि यूरो हमारे यहाँ नहीं चलेगा। तो वो अलग बात है, उतना डिटेल में हम लोग को नहीं जाना है। हम लोग को अभी सीधा ये देखना है कि जो 20 देश यहाँ बात होती है, उस 20 देश में अलग अलग एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाले देश कितने हैं? 19 हैं। और एक क्या है? पूरा यूरोप को भी एक मेंबरशिप दिया गया। किसको? यूरोपियन गवर्नमेंट को ना। तो 19 देश हैं और एक कौन है? यूरोपियन यूनियन। एक कौन है? यूरोपियन। तो यूरोपियन यूनियन अपने आप में कोई देश नहीं ना है, वो तो अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो कहिए कि 19 गो देश है, एगो देशों का समूह है, एगो देशों का समूह है। तो इसमें टोटल 20 हैं, इसलिए इसको G20 कहते हैं। और G20 का मतलब है कि इसमें वर्ल्ड के लीडिंग डेवलप्ड कंट्री हैं और डेवलपिंग भी हैं ना। डेवलपिंग में जैसे चाइना है, इंडिया है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, इंडोनेशिया है ना। तो इन सबको साथ लेके विकसित देशों ने एक जो फ्रंट बनाया है, उसी को हम कहते हैं यूरोप G20। ठीक है। G20 में देश 19 हैं और एक कौन है? यूरोपियन यूनियन है, इसलिए इसको नाम क्या देते हैं? G20। क्लियर है? चलिए अब बताइए हमको कि G5 क्या है? G5 क्या है? पूरा वर्ल्ड दिमाग में बैठाना है, समझ रहे ना। आप देखिए उसके बाद आपको क्वेश्चन को काउंटर करने की क्षमता कैसे बढ़ती है, समझ रहे ना। इतना जरूर कहेंगे कि प्रैक्टिस सेट से कहीं ना कहीं जरूर जुड़िए। सिर्फ पढ़ने से बात नहीं बनेगी, ये भी पता चलना चाहिए कि जो तीर हम तुनीर में डालते जा रहे हैं उसका कभी यूज होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे ही बेकार का बोझ डालने से क्या फायदा है। क्लियर है? तो चलिए, हमने कहा कि बताइए हमको कि G5 क्या है। व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज G5? सबसे विकसित दुनिया में जो देश हैं उसी में से हम 5 को कहते हैं। ठीक है, हम इसको सुधार देंगे ऐसे कि दुनिया में सबसे विकसित को कहिए अति विकसित। क्या कहिए? एक्स्ट्रा डेवलप्ड 6 हैं और वो बनेगा G6। तो आपने G6 को डिफाइन कर दिया। किसको डिफाइन कर दिया? अच्छा ठीक है, रुक जाइए। अति विकसित 6 हैं, अति विकसित 6 हैं, विकसित 7 हैं, विकसित 7 हैं, या 8 भी कहते हैं उसको लोग। तो 7 काहे कहते, 8 काहे कहते, दोनों अभी देख लेंगे ना। हमने अभी बात किसकी की? G5 की। ये G5 कौन है? तो G5 आपको पता है, UN यूनाइटेड नेशन कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 को बना था। ये वर्ल्ड गवर्नमेंट का क्या है? सेकेंड फ्रेम है ना। पहला था लीग ऑफ नेशन, पहला था लीग ऑफ नेशन जो बना था 1920 में।
लेकिन वो फेल कर गया। क्लियर है ना। तो फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने दूसरा विश्व सरकार बनाया है और इस दूसरे विश्व सरकार के संस्करण को हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन। हालांकि ये रियली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन अब ये क्या है, यूनाइटेड नेशन है। इस यूनाइटेड नेशन का देखिए, किसी भी गवर्नमेंट का क्या होता है, 3 पार्ट होता है। तीनों चीज रहेगा तब ना उसको गवर्नमेंट कहेंगे। क्या क्या, एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी। न्याय देने वाला, कानून बनाने वाला और कानून को लागू करने वाला। ठीक है ना, तीनों को मिला के ना सरकार कहते हैं। तो यदि आप यूएन को कह रहे हैं कि ये विश्व सरकार है, तो विश्व सरकार की मानसिकता तब तक आपको स्पष्ट नहीं होगा जब तक तीनों आपके दिमाग में झलकता नहीं है कि इसका एक्सिक्यूटिव कौन है, इसका जुडिशियरी क्या है और इसका लेजिस्लेटिव मतलब इसके कानून कहां बनते हैं, इसके कानून को लागू कौन करवाता है, समझ रहे ना, और इसका जुडिशियरी मतलब इसका न्यायपालिका कहां है। तीनों चीजें बताइए, हम कैसे मान ले कि यूएन एक सरकार है। तो सुनिए, यूएन में कुल मेंबर हैं 193। कितने मेंबर हैं, 193। और 193 देशों के जो प्रमुख हैं वो एक साथ बैठ जाएं तो वही हो गया लेजिस्लेटिव, जिसको बोलचाल में कहा जाता है जनरल असेंबली। क्या कहा जाता है, जनरल असेंबली, आम सभा ना। तो यूएन का सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी क्या है, मतलब यूएन का पार्लियामेंट क्या है, यूएन का विधायिका क्या है, यूएन के नियम कानून कहां बनते हैं, तो बनेंगे जनरल असेंबली में। और जनरल असेंबली का मतलब क्या हुआ कि जितना भी देश इसका मेंबर है, सारे देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री एक साथ बैठेगा और वो जहां बैठ गए वही हो गया विश्व का संसद। जनरली ये बैठक कहां होती है, यूएन के मुख्यालय में, वाशिंगटन डीसी में। कहां होती है, वाशिंगटन डीसी में। क्लियर है। तो यूएन को हम एक गवर्नमेंट के रूप में देख रहे हैं, तो इसका तीनों ऑर्गन हमको क्लियर होना चाहिए। पहला देख लिया इसका पार्लियामेंट, क्या देख लिया, पार्लियामेंट, विधायिका, इसका लेजिस्लेटिव कौन है, तो वो आम सभा है। क्या है, आम सभा है। आम सभा के मेंबर कौन होते हैं, हर देश का हेड ऑफ स्टेट, हर देश का राष्ट्राध्यक्ष ना। और ये साल में एक बार अपनी बैठक करते हैं। इसी बैठक में तय हो जाता है कि अगले 1 साल तक यूएन को क्या करना है या दुनिया को किस तरह के नई व्यवस्था की जरूरत है। तो ये क्या हो गया, इसका पार्लियामेंट। दूसरा देख ले इसका जुडिशियरी, क्या देख ले, न्यायपालिका। तो ये न्यायपालिका कहां है सर, ये है द हेग में। कहां है, द हेग में। द हेग शहर का नाम है। और हाँ, द हेग कहां है, हाँ, नीदरलैंड में। कहां है, नीदरलैंड में। द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। क्या है, वहां जजेज बैठते हैं, समझ रहे ना, इंडिया से भी वहां जजेज रहे हैं। तो ये द हेग में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यही वर्ल्ड का कोर्ट है, समझ रहे ना। मतलब ये यूएन का क्या है, जुडिशियरी है। यूएन का क्या है, न्यायपालिका है। क्लियर है। तो यूएन का हम क्या देख रहे हैं, पार्लियामेंट दिख गया कि 193 हेड ऑफ स्टेट्स ना, जहां एसिमिलेट करते हैं वही होता है इसका पार्लियामेंट, विधायिका, लेजिस्लेटिव। न्यायपालिका क्या है, तो न्यायपालिका नीदरलैंड के द हेग में है, समझ रहे हैं ना। और यहां लॉ के अकॉर्डिंग दुनिया के विवादों का निपटारा किया जाता है। जैसे पाकिस्तान ने एक भारतीय व्यक्ति को क्या किया, फांसी का सजा दे दिया। क्या नाम था उसका, याद कर पा रहे हैं? अच्छा ठीक है, याद आएगा तो बताएंगे। हाँ, कुलभूषण। कुलभूषण को पाकिस्तान ने कहीं अरेस्ट किया ईरान के सीमा पर, और उसने कहा कि ये रॉ का एजेंट। क्या है, रॉ का एजेंट है। रॉ बताए थे, इंडिया का क्या है, सीक्रेट एजेंसी है जो वर्ल्ड में काम करता है। तो मान लीजिए किसी भारतीय को पाकिस्तान ने कहीं भारत से बाहर गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद कह दिया क्या कि ये जासूसी कर रहा था। क्या कर रहा था, जासूसी कर रहा था। और उसके बाद उसने पाकिस्तान के कोर्ट में उस पर मुकदमा चलाया और उसको फांसी दे दिया, फांसी की सजा दिया, एक्सक्यूट नहीं हुआ, फांसी पड़ा नहीं। तो भारत के अंदर बेचैनी हुई कि हमारा नागरिक को कहीं पकड़ लेगा, उसको जासूस कह के फांसी दे देगा। ऐसी परंपरा विकसित नहीं होनी चाहिए, इस चीज को यहीं रोकिए। तो भारत सरकार कहां गई, इंटरनेशनल कोर्ट में गई, समझ रहे ना। और इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तान को सम्मन किया और कहा कि भाई जो इस पर आरोप लगाए हो और जो इनका ट्रायल किए हो, सारा कागजात इंडिया को दिखाओ, साबित करो कि वाकई क्रिमिनल है कि नहीं है, समझ रहे ना। तब तक उसकी फांसी पड़ने वाली थी, फांसी को भी रोक दिया, बाकी नहीं दे सकते हो, समझ रहे ना।
तो ये है क्या, इंटरनेशनल कोर्ट ना, क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट। वहां से जाके हमको राहत मिली और फिर उसका ट्रायल हो रहा है, फिर उसको लीगल एक्सेस मिला, इसको अपनी इच्छा से वकील रखने दो, इसको अपने परिवार से भी मिलने दो, तो फिर उसके यहाँ से रिश्तेदार लोग भी गए, समझ रहे ना। तो यदि ये इंटरनेशनल कोर्ट नहीं होता तो ऐसे पाकिस्तान थोड़े सुनने वाला था, अब तक तो उसको क्या करता, लटका देता है। क्लियर है। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट क्या है, जुडिशियरी है, और 193 हेड ऑफ स्टेट्स की जो बैठक होती है वही क्या है, लेजिस्लेटिव है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है, वो होता है एक्सिक्यूटिव, कार्यकारिणी। क्या होता है, एक्सिक्यूटिव। जैसे नरेंद्र मोदी भारत के क्या हैं, एक्सिक्यूटिव है, कार्यपालिका के हेड है। तो यूएन का जो कार्यपालिका है, यूएन का जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका देख लिए, विधायिका देख लिए, यूएन का जो कार्यपालिका है उसको क्या कहते हैं, यूएन का जो कार्यपालिका है उसको क्या कहते हैं, हाँ बोलिए क्या कहते हैं, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद माने सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल। हाँ जल्दी बोलिएगा, सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं, 15 हैं। तो इसको 5+10 के रूप में देखिए। किस रूप में देखिए, 5 परमानेंट हैं और 10 अनपरमानेंट हैं। अनपरमानेंट मेंबर रैंडम में चुने जाते हैं। कैसे, सीरीज बना हुआ है कि पहले ये देश रहेगा, ये 10 देश रिटायर करेगा तो ये नए 10 देश आएंगे। तो ये तो रैंडम से हो रहा है, सीरियली यहां सबका नंबर आएगा ना। और ये कितने साल के लिए होता है, 2 साल के लिए। कितने के लिए, ये अनपरमानेंट मेंबर हैं 10, ये सिर्फ दिखावे के दांव, इनका कोई रोल, मेन रोल निभाता है कौन, ये 5 जो परमानेंट है। और ये 5 कौन है, कौन है बताइए अभी, यूएसए, यूके, अमेरिका, ब्रिटेन, अमेरिका, इंग्लैंड, ठीक है ना। और उसके बाद यूरोप से 2 हैं, कौन, फ्रांस, 2 हो गए ना। फ्रांस और यूके कहां से है, यूरोप से। ये है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से। और 2 हैं एशिया से, कौन, रशिया और चाइना। एकदम ध्यान से समझ लीजिए। G5 में कौन है, 5 है। ये G5 को वीटो पावर है, क्या है, वीटो पावर है। अब यूएन में कंट्री मेंबर कितने थे, 193, ठीक है, क्लियर है। अब से कोई प्रस्ताव पास हो गया कि भाई पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है, इस पर मिलिट्री अटैक करो, अभी ऐसे मानने वाला। तो यूएन ने प्रस्ताव पास कर दिया, पूरा विश्व ने पास कर दिया कि हाँ भाई वो मिलिटेंसी को बढ़ा रहा है, उस पर एक्शन लो। अब एक्शन लेने का काम किसका है, सिक्योरिटी एक्सिक्यूटिव कौन है, G5। अब G5 विचार होगा, G5 में 5 कहेगा कि एक्शन लो तो एक्शन होगा। G5 में से कोई एक भी कह दे कि नहीं हमको मंजूर नहीं है, मतलब G5 का कोई एक मेंबर किसी बात को नहीं चाहता है, पूरी दुनिया भी चाहती है तो बात नहीं होगी। मतलब G5 को क्या है, वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब क्या होता है, राइट टू निगेट। क्या होता है, राइट टू निगेट। निगेट मतलब होता है अस्वीकार करना। तो ये 5 का सहमत होना जरूरी है, क्लियर है। अभी अपने आप में जायज नहीं है, इसको डेमोक्रेटिक मानते हैं आप। ये जो सिस्टम है वीटो पावर का, ये क्या लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है। 192 देश कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए, और एक 5 में से कह देगा कि नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा। वीटो पावर है। इस वीटो पावर का फायदा भी हमको कभी मिला है 71 के वार में जब अमेरिका ने अपना नेवी बंगाल की खाड़ी की ओर चला दिया तो रूस ने इसको वीटो किया, रूस ने इसको वीटो किया था, क्लियर है ना। क्योंकि रूस को याद था कि हम्बल टोटा से ही भगाया था ना, ठीक है जो भी है। तो हमने क्या कहा, वीटो पावर को पहले समझ लीजिए। वीटो पावर का मतलब क्या हुआ, राइट टू निगेट। वीटो पावर का मतलब क्या हुआ, राइट टू निगेट। और ये G5 वाले हैं, कौन कौन है बोलिए, यूएसए, यूके, फ्रांस, ठीक है। ये दोनों हो गए कहां से, यूरोप से। ये हो गया अमेरिका से। और एशिया से 2 हैं, कौन, चाइना एंड रशिया। चाइना एंड रशिया। देखिए यहां एक इंफॉर्मेशन ऐसे भी आप लीजिए कि जब ये G5 यूएन का गठन हो रहा था तो ये ऑफर चाइना को नहीं था, ये ऑफर इंडिया को था।
लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू इतने ज्यादा चीन के प्रति क्या थे, आशान्वित थे कि भविष्य में हम लोग पूरे दुनिया का रूप बदल देंगे भारत और चीन मिलके। तो चीन के साथ हर हाल में वो बहुत अच्छा रिलेशन चाहते थे। उन्होंने अमेरिकन राष्ट्रपति को कन्विंस किया कि देखिए इंडिया से बेहतर होगा कि आप चाइना को ही G5 में रखिए, वो हमसे बड़ा है, बिग ब्रदर की तरह है, समझ रहे हैं ना। तो बेहतर होगा कि इंडिया को न रख के किसको रखा जाए। मतलब ये ऑफर इंडिया के लिए था। इंडिया ने अपना ऑफर ठुकरा करके और ये अवसर दिया किसको, चाइना को। और ये अवसर आज हमारे लिए गले की हड्डी बन गई। बात समझ रहे हैं ना। तो पंडित नेहरू की देखिए गलती इतिहास में जाके साबित होता है। अब भी जब डिसीजन आप लिए तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा डिसीजन का परिणाम क्या होगा, समझ रहे हैं ना। उनको पंचशील का सिद्धांत दे दिया, दोनों के बीच में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगने लगा, समझ रहे हैं ना। तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कब लगा था, यही लगा था। भारत अपना इतना बड़ा अवसर उनको दे रहा था, तो स्वाभाविक रूप है कि उस दिन उसने नारा लगाया, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद क्या किया 62 से लेके आज तक पता है ना। तो आप देख सकते हैं 62 से लेके गलवान तक हम उस क्या है, घाव हमारा भर ही नहीं पा रहा है। जब घाव भरने को होता है तब कुरेद देता है, समझ रहे हैं ना। कभी सुनिएगा अरुणाचल में घुस गया, कभी सुनिएगा त्रिपुरा में घुस गया, कभी देखिए पाकिस्तान को मन बढ़ा रहा है, से होके CPEC बना लिया, समझ रहे हैं ना। तो वो लगातार हॉस्टाइल एटीट्यूड भारत के प्रति रखता है, समझ रहे हैं ना। तो ये जो चाइना वहां UN में आज बैठा है, वो UN में चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर थे चाउ एन लाई, कौन थे, चाउ एन लाई। वर्ल्ड में उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी और उस समय उनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था। सारे इंटरनेशनल समिट पर नेहरू के पीछे पीछे चलता था, नेहरू उसको इंट्रोड्यूस कराते थे। ये देखिए चाइना के प्रेसिडेंट हैं ना, ये हमारे बड़े भाई की तरह हैं ना, और इंडिया के जगह पर यही रिप्रेजेंट करेंगे इवन में भी वो। तो वर्ल्ड लेवल पर चाइना को रिकॉग्नाइज कराने में चाउ एन लाई को एक वर्ल्ड लीडर के रूप में एक्सेप्ट कराने वाले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि पंचशील का सिद्धांत दिए थे, चाउ एन लाई भी उसको माना था, समझ रहे हैं ना। और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे थे और हमने ये अपॉर्चुनिटी उनको दिया। और ये स्वाभाविक रूप से एक अच्छी सोच भी थी कि भविष्य में यदि वर्ल्ड को नई दिशा देना है, समाजवादी स्वरूप को दुनिया में लाना है और सभी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करने वाला एक परफेक्ट वर्ल्ड बनाना है, तो इंडिया और चाइना चाहे तो ये काम हो सकता है। ये काम यूरोप और अमेरिका से नहीं होगा, क्योंकि वो कैपिटलिज्म में, पूंजीवाद में इतना आगे चले गए हैं कि वो तो सब दिन प्रॉफिट ओरिएंटेड ही रहेंगे। वो सब दिन मतलब लाभ के लिए ही व्यवस्था चलाना चाहेंगे। और हम लाभ वाली व्यवस्था नहीं चाहते थे, हम ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसमें हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हो, समझ रहे हैं ना, जिसको आप सोशलिस्ट का इकोनॉमी कहते हो। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी को यदि दुनिया में लाना है या दुनिया में एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी है जिसमें हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति हो, ये अलग बात है। दुनिया में प्रोडक्शन होगा लेकिन इसलिए कि अधिकतम लाभ हो, समझ रहे ना। तो ये समाजवादी अप्रोच को दुनिया में लाने के लिए पंडित नेहरू ने सोचा था कि चाइना हमारे साथ रहेगा, चाइना के साथ गुडविल अच्छा रहेगा और इंडिया और चाइना साथ मिलकर चलेंगे तो हम इस पूंजीवादी तत्व को दबा देंगे और विश्व में एक क्या है, समतामूलक व्यवस्था की स्थापना में भारत और चीन यदि आगे बढ़े तो सफलता मिल सकती है। तो इस लिहाज से हमने उनको ये अवसर दे दिया। अब ये 5 जो हैं इनको क्या है सर, वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब समझ लिया, ये राइट टू निगेट है कि जनरल असेंबली कुछ भी कहे, जनरल असेंबली का कोई भी प्रस्ताव पास हो गया, उस प्रस्ताव पर इस 5 का सहमत होना जरूरी है। यदि इनमें से कोई एक सहमत नहीं होता है तो वह वर्ल्ड डिसीजन नहीं माना जाएगा या उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। तो यहां ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि दुनिया के 192 देश कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए और मान लीजिए कि एक चीन, रूस या अमेरिका कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, तो नहीं होगा। क्लियर है? तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं। क्लियर है? अब हम लोग देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे कि इसके बाद G5 हो गया ना, अब इसमें ऐड कर लीजिए आप G4। किसको ऐड कर लीजिए? अब समझेंगे G4। तो G4 का मतलब क्या होता है, व्हाट टाइप ऑफ G5 समझ लिए ना। G5 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इकोनॉमिकल नहीं है, ये आर्थिक सहयोग के लिए नहीं है, ये संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, ये 2 देशों के बीच या आपसी संबंध बढ़ाने के लिए नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड को ऑर्डर में रखने के लिए है कि दुनिया का जो कानून बन रहा है उसको मानो, नहीं मानोगे तो हम एक्शन लेंगे। एक काम हमारा है कि हम दुनिया में जो UN ने बनाया उसको लागू कराएं। तो ये क्या है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है?
पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली आप कहिए कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। जो लोग यूएन के रिजोल्यूशन को नहीं मानते हैं उनके ऊपर ही एक्शन लेता है। अफगानिस्तान के ऊपर एक्शन लिया, समझ रहे ना, ईरान के ऊपर एक्शन लिया, वियतनाम के ऊपर एक्शन लिया। वो सारे एक्शन अमेरिका के लीडरशिप में जो लिया गया, वो सारे एक्शन के पीछे क्या था? यूएन का रिजोल्यूशन था। यूएन ने कहा है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम मान नहीं रहे हो, अब तुम्हारे ऊपर सैनिक कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे ही इन्होंने सद्दाम हुसैन के खिलाफ किया, ऐसे ही इन्होंने हुस्नी मुबारक के खिलाफ किया, ऐसे ही इन्होंने हो ची मिन्ह के खिलाफ किया। तो ये जो सारे वर्ल्ड में एक्शन देख रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो सारे एक्शन कैसे हुए हैं? लगभग G5 के द्वारा हुए हैं। किसके जरिए हुए हैं? G5 के द्वारा हुए हैं। अब G4 की बात यदि करें तो देखिए G4 को ऐसे समझेंगे कि ये जो G5 है उसमें हम लोग इसको बता देते हैं। और तब तक हमको आप ये बताइए कि G5 में कितने कंट्री हो गए? कितने हो गए? 5 हो गए। कौन कौन हो गए? कोई दिक्कत नहीं है? तो अब हमको ये बताइए कि क्या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप में बैलेंस्ड है? बैलेंस्ड है? अब देखिए यहां से समझ में आ जाएगा। एक क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से G5 का पहला मेंबर। दूसरा मेंबर कौन है सर? यहां से ले तो ये कौन है? यूके। ये कौन है? यूके, दूसरा मेंबर। तीसरा मेंबर कौन है सर? फ्रांस। तो ये हो गया आपका क्या? फ्रांस। क्या हो गया? 3 मेंबर हो गए। चौथा कौन हो गया? रसिया। और 5वां कौन हो गया? चाइना। अब देखिए नॉर्थ अमेरिका का कोई रिप्रेजेंटेशन, साउथ अफ्रीका का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अफ्रीका का भी कोई रिप्रेजेंटेशन। तो कहते हैं कि ये अनबैलेंस है, वन साइडेड है, एक तरफा है। पहला दृष्टिकोण दिखा दिया किसका? G5 का, कि G5 क्या है? वन साइडेड है। समझ रहे ना? में पूरे दुनिया का प्रतिनिधित्व नहीं है, अफ्रीका से कोई कंट्री नहीं है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका से कोई कंट्री नहीं है। पांचों कहां से हैं? देख लिया, क्लियर है ना? दूसरा भी आप कह सकते हैं कि ये वन साइडेड है। क्यों कह सकते हैं? देखिए जब 45 में वो इंडिया को मेंबरशिप मिल रहा था तो उसके पीछे का क्या था कि सारे के सारे, अमेरिका क्या है? डेवलप्ड, ब्रिटेन क्या है? डेवलप्ड, फ्रांस क्या है? डेवलप्ड, और रसिया क्या है? डेवलप्ड। डेवलपिंग कंट्री को भी दीजिएगा ना, वर्ल्ड दो तरह से बट सकता है ऐसे भी ना, कि एक डेवलप्ड है और एक मतलब धनी देश। और तो गरीब देशों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, तो वही डेवलपिंग कैटेगरी से या गरीब देशों के समूह से किसको ऑफर मिला था? इंडिया को। इंडिया ने ऑफर किसको दे दिया? चाइना को। अब चाइना भी लगभग कहां चला गया है? डेवलप कैटेगरी के ग्रुप में आ गया है। तो अब ये फिर वन साइडेड हो गया है पूरी तरह से। दूसरे स्तर पर भी एक तो हम देख रहे हैं कॉन्टिनेंट के लेवल पर भी ये क्या है? वन साइडेड है। दूसरा इकोनॉमी के लेवल पर भी वन साइडेड है, क्योंकि सारे डेवलप्ड ही G5 में है, कोई डेवलपिंग या अंडर डेवलप दुनिया का अविकसित देश या विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो दोनों लेवल पर बात हो रही है कि इसको कॉन्टिनेंट के लेवल पर भी बैलेंस करिए और इसको इकोनॉमी के लेवल पर भी बैलेंस करिए। मतलब G5 को रिफॉर्म करिए, G5 को रिफॉर्म करिए, G5 को रीऑर्गेनाइज करिए। G5 में जो देश हैं उनकी संख्या बढ़ाइए, उनकी संख्या बढ़ाइए। अब देखिए दावेदार कौन आए? नए दावेदार में सबसे प्रबल दावेदार कौन है? इंडिया। जो ऑफर ठुकरा दिए थे 45 में ना, 99 के बाद लगातार हमारी वर्ल्ड डिप्लोमेसी का, विश्व कूटनीति का हमारा एकमात्र सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम किसी तरह से सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल, किसी तरह से सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल हो, ताकि हमको ये बहुत बड़ा पावर मिल जाएगा ना कि पूरे वर्ल्ड मिलके भी हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई हम वीटो करेंगे। अरे अपने खिलाफ कार्रवाई का हम समर्थन करेंगे। अब सुनिए, चाइना के खिलाफ कभी पूरी दुनिया कार्रवाई कर सकती है क्योंकि उसको वीटो पावर है। जो डिसीजन लेके आइएगा वो कहेगा कि वीटो। तो 5 क्या है? एकदम सुरक्षित है ना, कि कभी भी दुनिया हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। ये सुरक्षा हमको भी चाहिए, ये सुरक्षा हमको भी चाहिए। तो एक दावेदार बन के आया है आगे कौन? इंडिया। दूसरा दावेदार कौन है? जापान। दूसरा दावेदार कौन है? जापान। तीसरा दावेदार कौन है? यहां से ब्राजील। कौन है? ब्राजील।
और चौथा दावेदार है साउथ अफ्रीका। ये बैलेंस होगा, दोनों लेवल पर बैलेंस हो जाएगा। विकासशील या डेवलपिंग कंट्री आ जाएंगे, ये सब डेवलपिंग नेचर के हैं। ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, ये तीनों कैसे हैं? डेवलपिंग नेचर के हैं, तो वो बैलेंस हो जाएगा। वहां हेजेमनी है, वर्चस्व है किसका? डेवलप्ड का। विकसित देशों का, विकासशील देश भी 3 जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? वो बैलेंस हो जाएगा। तो एक दावा जापान का है, तो जापान तो क्या है? विकसित है ना, अति विकसित में है, एक्स्ट्रा डेवलप्ड में है। लेकिन इसका यह कहना है कि ब्रिटेन को बनाते हो, फ्रांस को बनाते हो, तो हमको भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो जो क्वालिटी उनके पास है वो सब हमारे पास भी है। क्लियर है? तो ये 4 दावेदार हैं। कौन? ये 4 दावेदार हैं, और इसी को हम कहते हैं G4। क्या? किसमें? G4 में नहीं, G4 में जर्मनी नहीं। अच्छा देखो ना, सामने है ना चारों ना। अच्छा गलती हुई, सुधारिए ना। 4 G4 में कौन है? G4 में कौन है? ब्राजील है, और कौन है? साउथ अफ्रीका है, और कौन है? इंडिया है, और कौन है? जापान है। ये चारों क्या है? तो इन चारों को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? G4। क्लियर है ना? तो G4 में कौन कौन देश आ गए? इंडिया, जापान, साउथ अफ्रीका और ब्राजील। चूंकि इसका रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है, ये तो बिल्कुल एग्जिस्ट आउट कर जा रहा है ना, और अफ्रीका भी बिल्कुल आउट कर जा रहा है। तो अफ्रीका से किसको ले रहे हैं? साउथ अफ्रीका को। और ब्राजील से साउथ अमेरिका से किसको ले रहे हैं? ब्राजील को। और एशिया से 2 दावेदार हैं, इंडिया और जापान। तो देखिए जापान का दावा बहुत नहीं बनता है, जापान का दावा बहुत नहीं बनता है। दूसरी बात आप ये भी जाने कि 1945 में ना चाइना को आगे कर देने के बाद एक आधार ये बन गया कि 1945 में जिसके पास एटम बम था, जिसके पास एटम बम था, उन्हीं देशों को G5 का मेंबर बनाया गया। क्लियर है? तो बाद में एटम डिवाइस किया किसने? इंडिया ने भी। एटम डिवाइस के पीछे एक कारण ये भी था कि अब हमको एंट्री लेना है कहां? G5 में ना, और G5 में एंट्री लेने के लिए एटम पावर होना जरूरी है। तो ये 4 आपने देख लिया। क्लियर है? G5 देख लिया, और क्या देख लिया? G4 देख लिया। G4 में जर्मनी नहीं है, G4 में जर्मनी नहीं है। G4 में कौन है? ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है और जापान है। क्लियर है? और ये G4 इनका एक यूनियन है, एकदम एक सिद्ध में है ना। और ये यूनियन दावा कर रहा है कि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म किया जाना चाहिए, रीऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, और उसमें हम चारों को शामिल किया जाना चाहिए। तब जाके वास्तव में वह वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन या वैश्विक संगठन होने का दावा कर सकता है। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं किसको? G6 को। किसको देखते हैं? G6 को। अब देखिए G6 में क्या है? कहा अति विकसित। क्या है? अति विकसित। तो अति विकसित में कौन हो गया? अमेरिका हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। दूसरा कौन हो जाएगा? इंग्लैंड, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे पहले विकसित यही हुआ, अमेरिका भी बाद में हुआ है। आज भले इनकी औकात बहुत ज्यादा है, समझ रहे ना, लेकिन वर्ल्ड में सबसे पहले विकसित या अति विकसित की श्रेणी में कौन आया? इंग्लैंड। और इंग्लैंड के बाद आया था कौन? फ्रांस। कौन आया था? फ्रांस। और फ्रांस के बाद आया था जर्मनी। कौन? जर्मनी। और जर्मनी के एडजेसेंट हुआ इटली। तो ये चारों देश आज क्या है? अति विकसित हैं। क्या है? अति विकसित हैं, एक्स्ट्रा डेवलप्ड हैं। मतलब इनकी मशीनरी, इनका मैन्युफैक्चरिंग पावर, इनका टेक्नोलॉजी उस एडवांस लेवल पर पहुंच चुका है, समझ रहे ना, जहां से ये पूरे वर्ल्ड के लिए प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसका देखिए एक परिणाम क्या है कि इतना ज्यादा डेवलप आप रहोगे तो कभी भी इसका डेवलपमेंट नहीं होगा, कभी भी इसका डेवलपमेंट नहीं होगा, कभी भी इसका डेवलपमेंट, क्योंकि आप लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करोगे। आप लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करोगे तो आपका लागत कम जाएगा। क्या हो जाएगा? लागत कम जाएगा। मान लो कि एक कंपनी महीने में 1000 पेन बनाती है, और दूसरी कंपनी उसी टेक्नोलॉजी से, उसी रॉ मटेरियल से 1 लाख पेन बनाती है। 1 लाख वाले का प्रति पेन लागत क्या है? कम होगा, कम हो जाएगा। बात समझिए। लार्ज स्केल पर जब प्रोडक्शन करेंगे तो आपका लेबर कॉस्ट, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट,
समझ रहे हैं ना, क्या है, कम जाएगा। क्या है, कम जाएगा। बात समझ में आती है? क्या कह रहा हूं कि जब प्रोडक्शन कैसे होता है, लार्ज स्केल पर होता है। क्या होता है, लार्ज स्केल पर होता है, तो कॉस्ट क्या है, कमता है। कॉस्ट क्या है, कमता है। तो ये लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करता है, इसका लागत कम है। अगर उसी टेक्नोलॉजी पर, हालांकि वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं, हमारा टेक्नोलॉजी भी इनसे नीचा रहेगा, यहां इंडस्ट्री लगती है, यहां इंडस्ट्री लगती है, यहां इंडस्ट्री लगती है, तो इनका सामान नहीं बिकेगा, क्योंकि इनका लागत ज्यादा होगा, इनका लागत ज्यादा होगा। तो इनको क्या करना है, डी इंडस्ट्रियलाइज। क्या करना है, डी इंडस्ट्रियलाइज। डी इंडस्ट्रियलाइज का मतलब क्या है कि आप अपने इंडस्ट्री को थोड़ा क्या करिए, कम करिए। जब तक आप कम नहीं करिएगा, दुनिया के अन्य क्षेत्रों का औद्योगिकरण नहीं होगा, क्योंकि आप इतना प्रोडक्शन करते हैं, आपका लागत कम होता है, आपकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, और कम कीमत पर आप यहाँ बनी बनाई वस्तु भेज दीजिएगा। समझ लीजिए, एक साधारण मोबाइल बनाने में इसको कितना लगता है, 4000 रुपया, तो ये 5000 रुपया में भी बेच देगा, और आपका लागते आ जा रहा है 6000 रुपया, तो आपका बिकेगा। क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो आपकी टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं है, और दूसरे आप क्या करिएगा, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन नहीं करिएगा। आप शुरुआत में तो इंडिया प्रोडक्शन करेगा, इंडिया के लिए ना, पूरे वर्ल्ड के मार्केट में आपका अप्रोच नहीं ना है। पूरे वर्ल्ड के मार्केट में अप्रोच किसका बना हुआ है, पहले से जो विकसित है उनका ट्रैक डेवलप है। और यदि आप पूरे वर्ल्ड में भेजेंगे भी, तो आपका क्या है, देश के अंदर मान लीजिए कि राष्ट्रवादी भावना में आके लोग खरीद भी ले कि चलो 5000 वाला चाइनीज है, इंडिया 6000 वाला है, चाइना को मजबूत नहीं करना है भाई, खरीद लो। लेकिन बाहर के लोग नहीं ना खरीदेगा, सिर्फ इंटरनल मार्केट से काम बनने का। तो जब तक ये लोग डी इंडस्ट्रियलाइज नहीं होगा, तब तक जो बाकी क्षेत्र दुनिया में बचे हुए हैं अनऔद्योगिकृत ना, उनका औद्योगिकरण उस तरह से संभव नहीं है। तो हमने देखा क्या कि अति विकसित में 4 हैं यूरोप में, अति विकसित में कितने हैं, 4 हैं यूरोप में। और कौन कौन है, यूके है, और बोलिए फ्रांस है, और क्या है, जर्मनी है। क्या है, जर्मनी है, और क्या है, इटली है। ये 4 कहां है, यूरोप में, और एक है यहां एशिया में, जापान। तो ये 6 हो गए क्या, एक्स्ट्रा डेवलप्ड। ये 6 क्या हो गए, एक्स्ट्रा डेवलप्ड। कौन कौन हो गए, यूनाइटेड स्टेट, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। इसी में जोड़ देंगे किसको, यूएसए को, और इसी में जोड़ देंगे किसको, जापान को। अब ये हमारा 6 का जो ग्रुप है, इसी को कहते हैं G6। क्या कहते हैं, G6। इनको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा डेवलप्ड। क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा डेवलप्ड। तो ये अति विकसित राष्ट्र हैं। क्या है, अति विकसित हैं। और इस अति विकसित में ऐड कर दीजिए कनाडा को। किसको ऐड कर दीजिए, तो क्या हो गया, G6 प्लस कनाडा। G6 प्लस कनाडा, इसी को कहते हैं G7। इसी को कहते हैं G7। और उसके बाद क्या कहा कि G7 प्लस रसिया। G7 प्लस रसिया, इसी को कहते हैं G8। क्या कहते हैं, G8। बिल्कुल क्लियर है। तो रसिया क्या है, अभी एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड है। तो अभी वर्ल्ड में G8 का एग्जिस्टेंस नहीं है। अभी वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस किसका है, G7 का। किसका है, G7 का। बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम आपको परिचय दे देते हैं यहां, क्या, नाटो। किसका नाम ले रहा हूं, नाटो। अब बताइए नाटो क्या है, नाटो, नाटो क्या है, NATO, नाटो। देखिए हम लोगों ने G4 देखा, G5 देखा, G6 देखा, G7 देखा, G8 देखा, G20 देखा ना। इधर देख लिए थे पहले सार्क और एशियान। अब भी 2 ऑर्गेनाइजेशन जल्दी में हम लोग देखेंगे ना। एक देखेंगे नाटो। देखिए नाटो का मतलब क्या है, आप बताइए। कोल्ड वार किसके बीच चला था, रसिया और उसके एसोसिएट्स, रसिया और उसके सहयोगी देश थे। और दूसरी तरफ कौन था, अमेरिका। ठीक है। तो अमेरिका ने दुनिया के सारे पूंजीवादी देशों के साथ मिलकर अपना एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया। क्या बनाया, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं। सैनिक गठबंधन है नाटो। और इसमें क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, नॉर्वे है, बेल्जियम है, समझ रहे हैं ना, ऑस्ट्रिया है,
हंगरी है। तो ये सब देश कहाँ है? देखिए ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक, यही है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाम से इसका चरित्र पता नहीं चलेगा कि नॉर्थ अटलांटिक का महासागर से या पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा नहीं है। इसमें सारे देश हैं जो कहां हैं? उत्तरी अटलांटिक महासागर के तट पर है। और ये सब पूंजीवादी देश हैं। ये सब कैसे हैं? पूंजीवादी देश हैं, जिन्होंने अपनी सेना को मिला के रूस को चुनौती दिया था कि यदि सीधे अमेरिका पर अटैक करोगे तो ये 27 देश हैं। नाटो में कितने हैं? 27 कंट्री हैं। और नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स। कहां है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहां है? बेल्जियम की राजधानी। बेल्जियम यहीं पर छोटा सा देश है, समझ रहे ना? समझ रहे हैं? बेल्जियम फ्रांस के बाउंड्री पर खोजिए, फ्रांस के नॉर्दर्न बाउंड्री पर, फ्रांस के नॉर्दर्न बाउंड्री पर क्या है? बेल्जियम है। और उसी बेल्जियम की राजधानी कहां है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स में ही हेड ऑफिस है किसका? नाटो का। नाटो के नाम से ऐसा लगता है कि ये जियोपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये क्या है? कंप्लीट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? कंप्लीट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जितना भी आपने देखा कि सदाम हुसैन के खिलाफ इराक में कार्रवाई हुआ या अफगानिस्तान में जो कार्रवाई हुआ, ये सारा कार्रवाई अकेले अमेरिका नहीं किया, 27 देश किया। किसने किया? 27 ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उसने अटैक किया। तो इसको क्या कहते हैं? नाटो। नाटो दरअसल क्या था? ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है, जो रशिया को काउंटर करने के लिए इन्होंने ग्रुप बनाया था। क्लियर है? तो यहां हमने किसको देख लिया? नाटो। नाटो का क्या नाम है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मेनली देश वो हैं जो नॉर्थ अटलांटिक महासागर के तट पर हैं। इधर क्या है? अमेरिका है। और इधर क्या है? यूरोपियन देश हैं जो कैपिटलिस्ट नेचर वाले हैं। यूरोपियन में भी कहिए क्या? पश्चिमी यूरोप के देश। कौन है? पश्चिमी यूरोप के देश ही तट पर होंगे, पूर्वी वाले तो तट पर नहीं होंगे, समझ रहे ना? तो इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इसमें 27 कंट्री हैं। ये सब के सब कैसे हैं? कैपिटलिस्ट नेचर के हैं। कैसे हैं? कैपिटलिस्ट नेचर के हैं। और जब रशिया और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, तो इन्होंने डिक्लेयर घोषणा कर दिया था कि हमारा मिलिट्री पावर कहां है? अमेरिका के साथ है। और यदि रूस कोई काउंटर करता है तो रूस को जवाब देने के लिए हम सबकी सेना संयुक्त रूप से तैयार रहेगी। क्लियर है? इसी को कहते हैं क्या? नाटो। क्या कहते हैं? नाटो। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आपके पास आएगा, इसको हम लोग कहेंगे ओपेक। जल्दी से समझ लीजिए, ओपेक भी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, समझ रहे ना? अब ओपेक में देखो कौन है, कौन देश है इसमें, इसको देखिए। तो इसमें देखिए ये आ जाएंगे देश, ये अरब प्लेट्यू है ना। कल वाले क्लास में मैं इसी को क्लियर कर दूंगा आपको। किसको? अरब को। किसको? हाँ छोड़ रहा हूं। ये अरब प्रायद्वीप है। और ये क्या है? अरब सागर तो ये है नीचे वाला ना। अरब सागर क्या है? नीचे वाला। अच्छा देखिए यहां बहुत सारे गल्फ हैं, कैस्पियन है, समझ रहे ना। और इधर आपको क्या है? काला सागर है। इधर आपको क्या है? मेडिटेरियन है। आइए आपको रेड सी है। क्या है? ये लाल सागर है। ये क्या है? मेडिटेरियन है। ये क्या है? कैस्पियन है। ये क्या है? काला सागर है। और एक है, ये भी एक खाड़ी है, ईरान को अलग करता है। तो ये जो है यहां पर कौन? ईरान है। यहां क्या है? हाँ फारस की खाड़ी। इसका नाम क्या है? फारस की खाड़ी। तो अब देखो यहां पर क्लियरली कि ये जो हमारा एरिया है ये क्रूड ऑयल के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रूड ऑयल मतलब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का यहां बहुत भारी भंडार है। क्या है? बहुत भारी भंडार है अरब में और खाड़ी देशों में। खाड़ी देशों मतलब कहा ना कि वो जो डिफरेंट टाइप के बेज और सीज हैं, इसके लिए यहाँ का कोई भी देश किसी न किसी क्या है? वाटर बॉडी से टच है करता है, वाटर बॉडी से। तो इस सब देश को यहाँ पर क्या कहते हैं? खाड़ी देश, गल्फ कंट्रीज। क्या कहते हैं? गल्फ कंट्रीज। गल्फ कंट्रीज का आइडेंटिटी क्या है? कि इनके यहाँ क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा भंडार है। क्या है? बहुत बड़ा भंडार है। लेकिन इनके पास क्रूड ऑयल है, लेकिन टेक्नोलॉजी, लिटरेसी लेवल इनका बहुत बिलो है, टेक्नोलॉजी इनका बहुत बिलो है, लेकिन क्रूड ऑयल इनके पास है। क्या है? क्रूड ऑयल इनके पास है। जैसे अरब में देखेंगे सऊदी अरबिया है, सूडान है, लेबनान है, इधर आपका क्या है? ईरान है, इराक है, कुवैत है, यूक्रेन है।
ये सबके पास भारी मात्रा में क्या है, क्रूड ऑयल। लेकिन टेक्नोलॉजी, क्रूड ऑयल को रिफाइन करने और एक्सर्ट करने में बड़ी हाई टेक्नोलॉजी चाहिए, जिसको आप कहते हैं ऑयल रिफाइनरी। कच्चा तेल जमीन से निकलेगा, कच्चा तेल को प्रोसेस करने के लिए प्लांट चाहिए, तो इनका प्रोसेसिंग करने के लिए क्या है, विदेशी कंपनियां हैं। क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां, यूरोप की, अमेरिका की, इवन अब इंडिया की भी ना, विदेशी कंपनियां यहाँ क्या कर रही है, क्रूड ऑयल निकाल रही है और प्रोसेस करती है। क्लियर है। तो धीरे धीरे यहाँ एक सेंस क्या बना कि हमको ये क्रूड ऑयल का पैसा कम देते हैं और इनका फायदा ज्यादा है। समझ रहे ना। जैसे आप समझिए कि 60 रुपए नहीं, $60 या $70 प्रति बैरल। एक बैरल में होता है 159 लीटर। कितना होता है, 159 लीटर को एक बैरल कहते हैं। तो 159 लीटर पेट्रोल ले रहा है कितने में, $60 में। ये दाम बहुत कम होता है। और फिर फिनिश पेट्रोल बिक रहा है कैसे इंडिया में, 112 रुपए लीटर। समझ रहे ना। तो इनको लगा क्या कि ये जो विदेशी कंपनियां हैं, जो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी लगाती हैं, प्लांट लगाती हैं, रिफाइनरी लगाती है, इनके साथ जो हमारा एग्रीमेंट है उसमें हमारा घाटा है। तो इन देशों में इस बात को लेकर कुलबुलाहट हुई और कहा कि दाम बढ़ना चाहिए। क्या होना चाहिए, मतलब आप तेल निकालते हो हमारी जमीन से, तेल निकालने पर जो हमको रॉयल्टी मिलता है वो बढ़ना चाहिए, या तेल का जो इंटरनेशनल मार्केट में दाम है उस दाम के अनुपात में हमको अपना कच्चा माल का दाम चाहिए, मिलना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। क्या, ओपेक। क्योंकि अलग अलग देश रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। मान लो कि इंडिया ईरान से तेल खरीदता है, अब ईरान कहे कि हम दाम बढ़ा देंगे, तो भारत कुवैत से सौदा कर लेगा। इंडिविजुअल में आसान है ना, किसी से भी सौदा दूसरे देश से हम कर लेंगे तो आपका दाम नहीं बढ़ेगा, आप हमको नहीं दीजिएगा, हम दूसरे से ले लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक यूनियन बना लिया, ओपेक। इसी को कहते हैं क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। और इन्होंने 73 में वर्ल्ड वाइड क्राइसिस ला दिया। एक साथ यूनियन बना लिया और यूनियन बना के कहा कि कोई हम लोग तेल बेचेंगे ही नहीं। दुनिया को पता था कि बेचोगे नहीं तो खाओगे क्या, लेकिन तत्काल प्रॉब्लम हो गया पूरे दुनिया में। समझ रहे हो ना, आप बेचेंगे नहीं, वही तो आपका इनकम का स्रोत है। आप बेचेंगे लेकिन आप तत्काल दुनिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना। और पहली बार 73 में क्या हुआ कि एकाएक इन्होंने 4 गुना दाम बढ़ा दिया। मान लीजिए पहले से वो क्रूड ऑयल दे रहा था 50 रुपए बैरल, तो अब कह रहा है कि 200 रुपए बैरल। 4 गुना दाम बढ़ा तेल का। इसी को कहते हैं ऑयल क्राइसिस, तेल संकट। क्या कहते हैं। फिर ये नेगोशिएशन हुआ और 4 गुना उसका दाम बढ़ा। फिर इनकी अब आदत लग गई, भाई ओपेक बन गया, अब तो यूनियन है इसके पास। एक बार यूनियन डिसीजन लेगा तो कोई भी देश पेट्रोल नहीं दे सकता किसी को, अब यूनियन डिसीजन लेगा। और पहला वाइल्ड क्राइसिस कब आया, 73 में इन्होंने ऑर्गेनाइज स्टेप लिया। और फिर दूसरा आया 79 में। क्या आया, तो 2 बार इन्होंने क्या किया, ओपेक के जरिए तेल के दाम में वृद्धि किए। और तब से एक क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर इनका सेटिस्फैक्टरी स्टेट बना है। तो ये ओपेक का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसमें मेनली कौन है, अरेबिक कंट्री है और गल्फ कंट्रीज है। कौन है, अरेबिक कंट्री है और गल्फ कंट्री है। जैसे संयुक्त अरब अमीरात है, समझ रहे हैं ना, लीबिया है, सूडान है, यमन है, ईरान है, इराक है, यूक्रेन है, कुवैत है। ऐसे देश हैं जिनके पास पेट्रोलियम के भारी भंडार है। और ये वर्ल्ड में कहां लोकेटेड हैं, आप देख रहे हैं। ये अरब प्लेट्यू है। क्या है, ये अरब प्लेट्यू है। और इसको कहते हैं गल्फ कंट्रीज। क्या कहते हैं, गल्फ कंट्रीज। क्योंकि यहाँ डिफरेंट टाइप के गल्फ्स देख रहे हैं, ओशियंस देख रहे हैं ना। ब्लैक सी है, मेडिटेरियन है, फारस की खाड़ी है, समझ रहे हैं ना, रेड सी है, मेडिटेरियन ना। तो इन सब के नियर अबाउट टच करने वाले जो कंट्री हैं, उनके पास भारी मात्रा में क्रूड ऑयल का क्या है, भंडार है। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन बना है उसको क्या कहते हैं, ओपेक। क्या कहते हैं, ओपेक। क्लियर है। एक ऑर्गेनाइजेशन शायद आपको बता दिया था, एनएसजी। एनएसजी क्या बताए थे, इसमें भी 27 कंट्री हैं। और ये था न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। क्या था, ये भी रिसोर्स रिलेटेड है। इसमें क्या है, यूरेनियम। क्या है, यूरेनियम। और क्या है, थोरियम। थोरियम और क्या है, ड्यूटेरियम। क्या है, ड्यूटेरियम। और क्या है, क्या है,
प्लूटोनियम। क्या है? अब ये क्या है? एटॉमिक फ्यूल है। ये क्या है? एटॉमिक फ्यूल है। और इस एटॉमिक फ्यूल को कंटेन करने वाले मेजर कंट्री हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? NSG। क्या कहते हैं? NSG। इसको भी लेट करता है कौन? यूएसए। USA। मतलब ये ऐसे देश हैं जो परमाणु ईंधन में इनके पास पर्याप्त है और ये दुनिया को परमाणु ईंधन का सप्लाई कर सकते हैं या करते हैं। तो दुनिया में यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम और ड्यूटोरियम का एक्सपोर्ट करने वाले जो कंट्री, मतलब जो एटॉमिक एनर्जी सप्लाई करने वाले कंट्री हैं, उसी को जी। और पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाले जो कंट्री हैं, नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करने वाले जो कंट्री हैं, कौन है? ओपेक।